गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं अपना इस एसपी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। ओके। सो पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और उसके बाद में फिर स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखिए, अभी तक चैप्टर 2 में हम लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या क्या पढ़ा है। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा सोल ट्रेडिंग कॉन्सन, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर हम लोगों ने देखा मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, और फिर आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन। सो इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या देखा? सोल ट्रेडिंग कॉन्सन, वन मैन शो। फिर उसके बाद में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसका एक्ट कौन सा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। ओके। और फिर क्या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसे कोई भी लोग आके मिलके फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बाय बर्थ वो सिर्फ हिंदू फैमिलीज में ही हो सकता है, और वहां पे भी हिंदू फैमिलीज में जो चाइल्ड पैदा होगा वही क्या बन सकता है? उसका मेंबर बन सकता है। ओके। देन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म हम लोगों ने देखा था कि दो लोग जब मिलके एक पार्टनरशिप बना रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, उसे हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। लेकिन इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इन तीनों में कॉमन चीज क्या थी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब अगर कल कुछ लॉसेस होते हैं, कंपनी को पैसा चुकाना पड़ता है, कंपनी चलती नहीं है, तो जो पैसा चुकाना पड़ेगा वो कंपनी की असेट्स को तो बेच के चुकाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ घर से पैसा देना पड़ेगा अगर कम पड़ रहा है तो पर्सनल असेट्स को बेचना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन टू पे। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। और को पार्टनर्स की लिमिटेड। बाकी सोल ट्रेडिंग में तो वन मैन शो है तो उसकी तो लायबिलिटी अनलिमिटेड ही है, पार्टनरशिप फर्म की तो लायबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड ही है। और यहाँ पे अनलिमिटेड तो है जॉइंट एंड सेवरल। ये भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर पार्टनर A B C D E और 20-20 लाख रुपए हर एक का मान लो, हर एक के कंट्रीब्यूशन में लॉस आ रहा है, 1 करोड़ का टोटल लॉस है, जिसमें से 20-20 लाख रुपए सबको देना है। अब ए बड़ा अमीर घर का है, बी सी नॉर्मल घर के हैं, डी ई के पास में अब कुछ बचा नहीं है। तो अब जो लॉस हो रहा है वो कैसे देना पड़ेगा? ए तो 20 लाख दे देगा खुद का, बी और सी भी खुद के 20-20 लाख दे देंगे, लेकिन डी और ई 20-20 लाख नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका 40 लाख का लॉस का बोझा कौन उठाएगा? वो उठाना पड़ेगा ए बी एंड सी को। उसमें भी अगर बी एंड सी नहीं दे पा रहे हैं तो ए को अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ए का लॉस कितना हुआ? 20 लाख खुद का प्लस 40 लाख डी और ई का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वाइंट एंड सेवरल। ठीक। और उसके बाद में उसके पास में राइट है कि वो उनसे रिकवर कर सके। ओके। फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म में एक चीज देखी थी, पार्टनरशिप डीड। डीड इज द एग्रीमेंट, ठीक है, जो डिफाइन करता है आपके डेफिनेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्न करेंगे आपके पार्टनरशिप फर्म को। इंटरेस्ट कितना होगा ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर पार्टनर का शेयर कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, लॉस में कौन कौन होगा। ऐसा भी होता है कि भाई ये पार्टनर लॉस नहीं लेगा, बाकी अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो फिर उस हिसाब से चलेगा। ठीक है। देन पढ़ा था हम लोगों ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है? एलएलपी। एलएलपी में हम लोग पार्टनरशिप फर्म को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं, जहां पे लायबिलिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं? लिमिटेड कर रहे हैं। ठीक है। सो जो मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट्स थी पार्टनरशिप फर्म में, एलएलपी में, दोनों में अलग अलग है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोगों ने पढ़ा, एंड देन जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा। तो पार्टनरशिप और एलएलपी को एक बार है ना, फीचर्स इसके हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं यहाँ पे। एलएलपी एलएलपी। ओके। पार्टनरशिप कहाँ पे गई? यहाँ, ये पार्टनरशिप। इसमें क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। फिर है द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट एंड सेवरल। ठीक है। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। लीगल स्टेटस है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में सेपरेशन नहीं है। ठीक है। और लीगल स्टेटस इसका कैसा है? नो लीगल स्टेटस। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में कोई खुद का लीगल स्टेटस है क्या? उसका नहीं है। एलएलपी एक्ट का खुद का लीगल स्टेटस है। ठीक। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशो एज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। ओके। अब महाराष्ट्र में जो रूल है कि पार्टनरशिप आप बनाओगे तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ये स्पेसिफिकली महाराष्ट्र का रूल है। लेकिन एलएलपी जो है वो तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी बनाओ, आपको एलएलपी एक्ट के तहत आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसलिए उसका क्या है? सेपरेट लीगल स्टेटस है। पार्टनरशिप में क्या है? अगर बहुत से लोग पार्टनरशिप करते करते भी है लेकिन रजिस्टर नहीं करते, ऐसे ही पार्टनरशिप को चलाते भी है, तो फिर क्या है? रजिस्टर पार्टनरशिप अगर नहीं है तो फिर जब उसकी कोई केस चलेगी, जब पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे या किसी क्रेडिटर के ऊपर केस करेंगे, तो वो केस क्या होगी?
इन आइज ऑफ लॉ वो स्टैंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन क्या आपके ऊपर कोई केस कर सकता है? हाँ, आपके ऊपर कोई भी केस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। फिर आता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें हम लोगों ने देखा था सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पार्टनरशिप के जो जो डीमेरिट्स थे उसको इन लोगों ने निकाल दिया और फिर इसको बना दिया सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। सिंपल है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में एलएलपी फॉर्म करना, उसको ऑपरेट करना इतना सिंपल नहीं है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन यहाँ पे लिखा है आपकी किताब में, इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट। तो इन कंपैरिजन टू कंपनी इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो कल जाके अगर कुछ भी होता है तो जितनी उन लोगों की कैपिटल कंट्रीब्यूशन है और असेट्स है फर्म की, उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। उससे ज्यादा तो कुछ आपका घर तो बिकने वाला है नहीं इसमें। फिर लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड। इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म में से जब पार्टनर्स पैसा निकाल रहे हैं बाहर, तो फर्म ने तो पैसा टैक्स पे कर दिया है, जो प्रॉफिट कमाया होगा, तो पार्टनर्स के हाथ में फिर से टैक्स नहीं लगेगा। ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है और ओपन टू ऑल है। और इसका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो है, बट इसका सर्विस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव होता है, सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। जो भी इसके मेंबर्स बन रहे हैं उन सबके लिए सर्विस देना। फिर किसी भी रीजन की वजह से फॉर्म हुई हो, चाहे फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर किसानों को हेल्प करने वाली उनकी कोई सोसाइटी हो, ऐसी काफी सारी सोसाइटीज हो सकती है। कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकती है। कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसी कोई कोऑपरेटिव बैंक है जिसके ऊपर आरबीआई के अपने कुछ रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं तो हो सकते हैं। करेक्ट। सो इनका एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्हें सर्विस देनी है अपने मेंबर्स को। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो है, तो पैसा कमाना ही सिर्फ इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे बिजनेस में हमने पढ़ा था ओसीएम के अंदर प्रॉफिट अर्निंग इज द ओनली सोल ऑब्जेक्टिव, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक। फिर है लीगल स्टेटस, यस, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। वन मेंबर वन वोट, करेक्ट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक इन नेचर। अब मान लो हमारा देश हिंदुस्तान, जहां पे हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे ताकतवर आदमी है, सबसे अमीर आदमी है, अगर ये रूल ना होता वन मेंबर वन वोट, जैसे हम इस देश के सिटीजन हैं, हमारे पास में राइट है वोटिंग करने का। अब चाहे मेरा राइट हो चाहे आपका राइट हो, वो वोटिंग तो एक ही गिनी जाएगी। अगर मान लो मैं बहुत गरीब हूं तो मेरा एक वोट सिर्फ एक, और आप बहुत अमीर हो तो आपका एक वोट मतलब 100 वोट के बराबर। अगर ऐसा रूल होता तो सोचो फिर इस देश के अंदर कितनी गुंडागर्दी बढ़ जाती है और कैसे रूलिंग करने लगते हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वन मेंबर वन वोट। तो वैसा ही सेम टू सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी है, वन मेंबर वन वोट। कंपनी के अंदर ऐसा होता है क्या? कंपनी के अंदर वोटिंग पावर कैसे होती है? जिसके पास में जितनी शेयर होल्डिंग है, तभी तो फिर कंट्रोल बोलते हैं ना। फिर कंट्रोल आएगा कैसे, नहीं तो। करेक्ट। तो कंपनी के अंदर कंट्रोल, जैसे अभी रिलायंस के पास में अंबानी फैमिली के पास में कंट्रोल है उसका, तो वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इंडिया में, भारत में जो भी वोटिंग हो रही है उसमें हर सिटीजन का अपना खुद का एक वोट है। वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, कितना भी पैसे वाला हो, तो उसकी वोटिंग कोई बढ़ने वाली नहीं है। वो एक एक ही रहेगा। ठीक है। फिर हमने देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर उसके बाद में देखा था फीचर्स में वॉलंटरी एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड है अंडर लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 हो चाहे फिर इसके पहले वाला कोई लॉ हो, कंपनीज एक्ट 1956। सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील। ओके, मतलब कंपनी आप खुद तो साइन नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी को आइडेंटिफाई करने का एक कॉमन सील होता है और कंपनी के खुद के स्टैम्प्स वगैरह, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। और परपेचुअल सक्सेशन है, इसका मतलब क्या, डायरेक्टर्स आज है कल नहीं, या फिर कोई मेंबर्स आज है कल नहीं, तो भी कोई कंपनी में फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंपनी चलती रहेगी, जब तक कंपनी का बिजनेस चल रहा है कंपनी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज एक डायरेक्टर चला गया या फिर कोई किसी की डेथ हो गई तो कंपनी बंद गिर जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है। सो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है बट प्राइवेट के नहीं है। देन नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स में फिर आपके प्राइवेट कंपनी और फिर पब्लिक कंपनी, फिर मिनिमम 2, फिर मिनिमम 7, फिर मैक्सिमम 200, मैक्सिमम अनलिमिटेड। राइट, ये हमने बाइफर्केशन देखा था। कैपिटल एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, कंट्रोल जो ओन कर रहा है कंपनी को उसका ही रहेगा, बट आपको ऑपरेट करना पड़ेगा इन अ लीगल मैनर और जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए उसके अंडर। ठीक है। फिर हम लोग आने वाले थे चैप्टर नंबर 2.3 पे। चलो इस पे आ जाओ, टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये देखिए, अब ये टाइप्स ऑफ कंपनी जो है ना, ये फीचर्स के बेसिस पे दिया गया है इनके। करेक्ट। सो ये हो सकता है कि कोई स्टैट्यूटरी कंपनी है जो इस वाले में कवर हो रही है, या कोई होल्डिंग कंपनी है जो इस वाले में कवर हो रही है, ऐसा हो सकता है। ये कोई होल्डिंग कंपनी मतलब कोई अलग कंपनी है, इसका कोई
ये कोई अलग ही नेचर की होती है ऐसा नहीं है, ये हम लोग पढ़ेंगे कैसे होती है, बट ये चार्ट जो बनाया गया है ना, ये डिपेंड्स करता है उसके फीचर पे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो दो कंपनी हो सकती है इसके टाइप्स, फिर चाहे वो रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे LIC हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब क्या है और रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब क्या है? देखो, जो कंपनी, कंपनीज एक्ट, जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, LLP के लिए LLP एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, वैसे कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है। और एक्ट बनाने के पीछे रीजन क्या है? ताकि इनको रेगुलेट किया जा सके। सोल ट्रेडर को रेगुलेट किया जा सकता है क्या? सोल ट्रेडर का कोई एक्ट है क्या? नहीं, उसको रेगुलेट किया जा सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी जब बड़े लेवल पे ऑपरेट करेगी तो उसमें काफी सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। हु आर द स्टेक होल्डर्स? शेयर होल्डर जो कंपनी में मालिक है, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के सप्लायर्स, गवर्नमेंट, रिसर्च एनालिस्ट, ये सब लोग कौन है? कंपनी के स्टेक होल्डर्स है। इन सबका कुछ ना कुछ कंपनी से लेना देना है। ओके, देन दैट्स व्हाई हम लोग ये बाइफर्केशन कर रहे हैं। अभी इसमें देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड। इसमें जो रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी मतलब वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। सिंपल, कंपनीज एक्ट 2013 या पिछला कंपनीज एक्ट 1956, इसमें कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनी। सो रिलायंस क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी। बाटा इंडिया लिमिटेड क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी। मान लो आपने कोई कंपनी खोल दी, पप्पू ये वीडियो देख रहा है, पप्पू प्राइवेट लिमिटेड, क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक, ये सब कौन है? रजिस्टर्ड कंपनीज है। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है? व्हाट आर द स्टैट्यूटरी कंपनीज? तो कंपनीज एक्ट भी तो एक स्टैट्यूट है। तो आप तो बोलोगे फिर इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, एक है कंपनीज एक्ट जिसके अंदर हजारों अलग अलग कंपनीज रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन स्टैट्यूटरी कंपनी वो है जिसका पर्टिकुलर खुद का अपना एक्ट है। इसके एग्जांपल में आप लोग पढ़ोगे UTI, ठीक है, RBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भी कोई 2-3 एग्जांपल होंगे इसके। सो जिसके लिए खुद का सेपरेट स्टैट्यूट बना गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी कंपनी। और जो कंपनीज एक्ट में नॉर्मल कंपनी जैसे आप खोलते हो वो रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें क्या दिया गया है? प्राइवेट कंपनी। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, तो ये प्राइवेट कंपनी है। अब 200 से ऊपर जाना है हम लोगों को तो क्या बोलेंगे? पब्लिक करो अपनी कंपनी को कन्वर्ट। तो प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट करने की भी एक प्रोसीजर है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। उसके डॉक्यूमेंट सब कुछ सारी चीजें ऐसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको उस पर बहुत टाइम तक काम करना पड़ेगा। या अभी 11th क्लास में आपको इतना नहीं सीखने मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा। देन है प्राइवेट कंपनी के बाद में पब्लिक कंपनी, जिसमें हम लोगों ने देखा था पब्लिक कंपनी में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड लिस्टेड दोनों का मतलब क्या है? अनलिस्टेड मतलब वो जिसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे हैं। NSE BSE पे जो शेयर्स ट्रेड होते हैं ना। अब रिलायंस क्या है? लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? लिस्टेड है। टाटा क्या है? लिस्टेड है। बिरला क्या है? लिस्टेड है। JSW स्टील क्या है? लिस्टेड है, क्योंकि इन सबके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। और जो अनलिस्टेड है, ठीक, वो अनलिस्टेड कंपनीज कौन होती है? जिनके शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे। फिर 1% कंपनी। अब आपने ऊपर देखा था वन मैन शो जिसमें सोल ट्रेडर है जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। वो ऐसा ही छोटा मोटा अपना दुकान डाल रहा है, उसका कोई एक्ट नहीं है गवर्न करने वाला। लेकिन किसी को अपनी खुद की कंपनी खोलनी है जिसमें वो अकेला ही शेयर होल्डर रहेगा 100%। डायरेक्टर्स लोग रहेंगे, काम करने वाले लोग रहेंगे वहां पे, एम्प्लॉयज रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, बट मालिकियत उसके पास में ही चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? OPC, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइवेट कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी मतलब अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है। ये ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो टाइप से है। अब हो सकता है रजिस्टर्ड कंपनी में ये तीनों भी आ जाए, आएंगी ऑब्वियसली। रजिस्टर्ड कंपनी में ये तीनों चीजें आती है, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। हम लोगों ने फीचर पढ़ा था कि कंपनी की लायबिलिटी ही लिमिटेड होती है। अब ये क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सो एक ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी हम लोगों ने अनलिमिटेड बना दी है। प्रैक्टिकली ऐसी कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है क्या? इसका एग्जांपल हम लोग नेट पे देखेंगे कि ऐसी कोई कंपनी एक्चुअल में है क्या। बट स्टिल लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी, ये दो कंपनी के टाइप्स होते हैं जिसमें से मोस्टली लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। अभी आप जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर मार्केट में, वो सारी कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है। देन होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अब ऐसी कंपनी जो किसी और कंपनी पे अपना अधिकार जमा रही है, क्यों? क्योंकि उस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं। मान लो अभी इसमें से कौन सा आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं मैं। मान लो आइडिया वोडाफोन का मर्जर था, सब लोग यही एग्जांपल देते हैं ना। सो वोडाफोन ने क्या किया?
आइडिया को एक्वायर कर लिया। सो वोडाफोन ने आइडिया के अंदर मेजॉरिटी होल्डिंग खरीद ली। ठीक है, तो पहले आइडिया नाम से शेयर चलता था, अब वोडाफोन आइडिया हो गया। तो वोडाफोन कौन हो गई? होल्डिंग कंपनी। आइडिया कौन हो गई? सब्सिडरी कंपनी। अगर ये केस होता ऑफ एक्विजिशन, अब ये जब मर्ज हो गई दोनों कंपनी, आइडिया बंद भी हो गई और वोडाफोन ही चल रही है अब जो चल रहा है वो। ठीक है, सो अगर ये ऐसा केस होता कि इसने सिर्फ दूसरी कंपनी में अपना शेयर होल्डिंग एक्वायर करके रखी है, तो वो होता कौन? दोनों कंपनी चल रही है, एक है वोडाफोन, दूसरी है आइडिया, और आइडिया की मार्केट किसने ली है? वोडाफोन ने। तो दो कंपनी चल रही है, वोडाफोन, आइडिया। अगर ऐसा केस होता तो होल्डिंग किसको बोलेंगे? वोडाफोन को। सब्सिडरी किसको बोलेंगे? आइडिया को। ठीक है, सो अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो अलग अलग कंपनीज है, ए लिमिटेड बना रही है स्टील फाइनल प्रोडक्ट, बी लिमिटेड जो है वो स्टील के लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करती है। ए ने सोचा बी को ही खरीद लेता हूं, तो जो प्रोसेसिंग होगा उसका खर्चा बच जाएगा, उस कम कॉस्ट में होगा वो मेरे लिए। सो ए ने क्या किया? बी के मालिक को बोला कि भाई तेरी जो शेयर होल्डिंग है वो मुझे बेच दे, तेरी जो चिट्ठी है जिसपे लिखा हुआ है तेरी इतनी इतनी शेयर होल्डिंग है वो मुझे बेच दे, और मैं उसके बदले में तेरे को पैसा दे दूंगा, अच्छा खासा और पैसा दे दूंगा। मैंने खरीद लिया अब उसके शेयर। सो अब बी लिमिटेड भी मेरी है, ए भी मेरी है, कंपनी दोनों अलग अलग है, अभी भी दोनों कंपनी चल रही है, ए भी चल रही है, बी भी चल रही है, बट दोनों का मालिक अब एक बन गया है। तो जिसने खरीदा है शेयर्स, होल्डिंग मेजॉरिटी, उसको हम लोग बोलेंगे होल्डिंग, और जिसके शेयर्स खरीदी किए गए हैं उसको हम लोग बोलेंगे सब्सिडरी। ठीक है, अदर टाइप्स: गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। अब ये टाइप में देखो, गवर्नमेंट कंपनी नाम से मालूम पड़ रहा है जिसके अंदर मेजॉरिटी होल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट, टू और मोर, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन मिला के जिसकी मैक्सिमम होल्डिंग आ रही है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। फिर जब आप लोग पढ़ते हो आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये कौन सी कंपनीज है? फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी जो फॉरेन की, जो इंडिया में आके बिजनेस कर रही है और इंडिया में अपनी कंपनी खोल रही है और उसको होल्ड कर रही है और वहां से अपना बिजनेस चला रही है। सो जो इंटरनेशनल कंपनी बिजनेस ऑपरेट कर रही है इंडिया में, प्लेस ऑफ बिजनेस डाल के, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन की कंपनी है। डोरमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। सो देखो, अब इन टाइप्स को पढ़ने में काफी मजा आएगा, और ये जो आपने क्लासिफिकेशन देखा है ना, ये कंबाइन भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे रिलायंस, और रिलायंस की कोई सब्सिडरी है, सो रिलायंस क्या है? होल्डिंग कंपनी भी है, रिलायंस रजिस्टर्ड कंपनी भी है क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड भी है, और रिलायंस पब्लिक कंपनी भी है क्योंकि उसके शेयर्स मार्केट में होल्ड भी हो रहे हैं, और रिलायंस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको, इस चार्ट को हम लोग फिर से विजिट करेंगे और फिर से समझेंगे इसके टाइप्स। एक प्रैक्टिकली हम लोग ऑनलाइन एक एग्जांपल सर्च करेंगे ऐसी कंपनी का जो होल्डिंग भी है, किसी कंपनी में अपना शेयर होल्ड करके बैठी है, जो लिस्टेड भी है, जो रजिस्टर्ड कंपनी भी है, और जो पब्लिक कंपनी भी है। फिर स्टैट्यूटरी कंपनी के एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर गवर्नमेंट कंपनी की लिस्ट बनाएंगे, फॉरेन कंपनी की लिस्ट बनाएंगे, और कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, ओके। देखो, on the basis of incorporation, statutory company, these companies are incorporated by a special act passed by the central or state legislative। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है और उस एक्ट के अंदर इस कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। सो इसके अपने खुद के एक्ट्स हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनके क्या है? अपने अपने खुद के एक्ट्स हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एसबीआई का अपना एक्ट है, यूटीआई का अपना एक्ट है, ऐसे अलग अलग एक्ट्स हैं। फिर है रजिस्टर्ड कंपनी, दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, चाहे वो कंपनीज एक्ट में हो चाहे किसी प्रीवियस लॉ में हो, उन कंपनीज को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। सो फिर अभी कोई भी कंपनी, आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी है। ऐसे तो हजारों एग्जांपल है, जितनी भी कंपनीज आपकी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, वो सारी क्या है? रजिस्टर्ड कंपनीज है। या भारत में कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो अदर देन दी स्टैट्यूटरी कंपनी, वो लोग, वो सब क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, सो कंपनी बनाना है तो आपको रजिस्टर तो करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, 10th क्लियर करने के बाद आप जब 11th में जाओगे तो आपको कॉलेज में एडमिशन तो लेना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस तो भरना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। वैसे ही सेम टू सेम रजिस्टर्ड कंपनी का भी है। नई कंपनी को अगर फॉर्म होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनीज अंडर, नहीं कंपनीज एक्ट 2013 वाली, ये वाली वो कंपनीज है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, give me a minute, ठीक है। अब देखो यार, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें क्या क्या है, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ विच एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो ये गवर्न कैसे हो रहा है, क्या बोलता है सेक्शन 2, हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी एक्ट में आप लोग जाओगे सेक्शन 1 सेक्शन 2 फिर सेक्शन 3 से आपका एक्ट शुरू होगा। सेक्शन 2 में होगी आपकी डेफिनेशंस, और उसमें जो सब सेक्शन दिया गया है 68, उसमें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी है कि भाई प्राइवेट कंपनी किसको बोलेंगे। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड which by its articles restrict the right of member to transfer its shares, जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि मेंबर्स अपने राइट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, restrict the number of its members up to 200 and prohibits any invitation to public to subscribe any of its securities or deposits of the company. Securities, what is meant by securities, are financial instrument like shares, bond, debentures issued by the company. अब कंपनी को जब पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर्स अपने बेच सकती है, सॉरी, शेयर्स बेचेंगे तो क्या होगा, जो कंपनी की ओनरशिप है वो स्प्लिट होने लग जाएगी। पहले मान लो एक अकेला आदमी कंपनी में 100% होल्डिंग था, अब उसको और पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, उसके 100 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितना हो गया, 10,000 रुपए हो गए उसके पास में। अब उसको मालूम है कि उसकी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपए नहीं है, 1000 रुपए है, 10 गुना ज्यादा है। तो वो क्या कर सकता है, उसको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, तो अपनी 20% होल्डिंग को, ठीक है, उसके पास में अभी 100 शेयर है, वो 20 शेयर को बेच देगा 1000 रुपए में बाकी लोगों को, जो नए लोग हैं जिनको बेच सकता है, और वहां से उसको क्या मिलेगा, 20,000 रुपए मिलेगा, तो वो 20,000 रुपए वो अपने बिजनेस में फिर से लगा सकता है। देन दिस 20,000 कैसे आया है, 20,000 बाय सेलिंग हिज शेयर होल्डिंग। तो ये एक तरीका है, तो शेयर बेच दो अपने कंपनी के। बॉन्ड्स, आप क्या कर सकते हो अपने कंपनी के, आपको मालिकियत अपने पास ही चाहिए भाई, सब कुछ अपने पास चाहिए लेकिन पैसा भी चाहिए, तो क्या करें, बॉन्ड दे दो। लोन, बॉन्ड क्या है, एक तरफ का लोन ही है, आप लोन ले रहे हो, उस पर लिख के दे रहे हो कि भाई मैं तेरे से इतना इतना लोन ले रहा हूँ, जिसपे मैं तेरे को हर साल इतना इतना ब्याज दूंगा, जब मैच्योरिटी आएगी 5 साल के बाद तब मैं आपका लोन पूरा चुका दूंगा। डिबेंचर्स एटसेट्रा इशूड बाय द कंपनी। सो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स चीज एक ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि इशू कौन कर रहा है। जब गवर्नमेंट इशू करती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। और जब प्राइवेट कंपनी नॉर्मल अपनी पब्लिक कंपनी जब इशू करती है इसको, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स, ठीक है। सो ये दोनों है लोन ही। All the above said conditions should be fulfilled for a company to be called as a private company. If any one of the condition is not fulfilled by a company, it shall be considered as a public company. So ये private company नहीं है, फिर ये public company है। It must add the word private limited at the end of its name. A private company may be a company limited by shares or company limited by guarantee or unlimited company. So private company कौन कौन सी हो सकती है, limited by shares, limited by guarantee और unlimited company. Public company according to section 2 subsection 71, public company means a company which is not a private company। ये क्या बात है यार, प्राइवेट कंपनी को बोल रहे हैं कि एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द एक्ट, ठीक है, और इधर बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो फिर प्राइवेट कंपनी कौन सी है, उसकी डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली वो हम लोग जाके देखेंगे कंपनीज एक्ट में। अ पब्लिक कंपनी हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स, ट्रांसफर कभी भी कैसे भी हो सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 7, ये देखो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लो, 7 मेंबर तो मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। सो 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। फिर है हैज टू हैव मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स कौन बनाता है कंपनी के, गवर्नमेंट बनाती है कि नहीं, आपको खुद को बनाने पड़ते हैं कंपनी के, आपके रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या होंगे उसमें, लेकिन वो इफेक्ट, वो एडवर्स नहीं होनी चाहिए जो एक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो एक्ट बोल रहा है कि मिनिमम 7 लोग चाहिए आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करने में, तो 7 लोग चाहिए ही, आप 4 लोग आके नहीं बना सकते। डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन
और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक डज नॉट प्रोहिबिट, ऊपर लिखा था क्या, प्रोहिबिट्स, मतलब प्राइवेट कंपनी में बाहर के पब्लिक आके आपके शेयर्स डिबेंचर्स नहीं खरीदी कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और सारी ये कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, a one person company is a company which has only one person as a member. It is a private limited company and it has to fulfill and comply with all formalities of private company unless otherwise specified in act or rules. इसका बोलने का मतलब क्या है, वन पर्सन कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, बट जिसमें एक सिंगल आदमी, वन मैन शो, जो खुद क्या कर रहा है अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी के बिजनेस डिसीजन ले रहा है, खुद चला रहा है कंपनी का, उसका कंट्रोल है कंपनी पे, ठीक है। उस पे अलग-अलग लोग नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में उसका एक अकेले का नाम है वन पर्सन कंपनी में। द कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू कंपनीज एक्ट 2013. इट इज ऑपरेटेड बाय सिंगल प्रमोटर हु हैज लिमिटेड लायबिलिटी. इट इज बेटर फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज लायबिलिटीज ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन द कंपनी. सो जो सोल ट्रेडर है वो क्या कर सकता है, अपनी वन पर्सन कंपनी खोल सकता है, मतलब सारा कंट्रोल भी उसके पास ही रहेगा, लेकिन अगर कल कुछ लॉसेस वगैरह होते हैं तो उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, घर बेच के पैसा नहीं देना पड़ेगा उसको। वन पर्सन कंपनी कैन हैव वन और मोर डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स तो होंगे ना, देखो डायरेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी और ओनरशिप अलग है। सो हम लोग जो बोलते हैं कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है, इसका मतलब क्या, ओनर चाहे कोई भी हो, चाहे एक आदमी हो, चाहे 1000 आदमी हो, चाहे लाख आदमी हो, डायरेक्टर्स तो अपना काम अलग अलग करते रहेंगे। तो वन पर्सन कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। देयर इज नो नीड टू होल्ड एजीएम, क्योंकि वो आदमी किसके साथ में एजीएम, एजीएम का मतलब क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। इस मीटिंग में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, कंपनी ने क्या क्या पैसा कमाया, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये होते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं कि हाँ भाई ये ऑडिटर ने ऑडिट करके दिया, इसको हम लोग अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग और कुछ बातें करते हैं, डिविडेंड के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बातें करेंगे कि डायरेक्टर्स को नहीं, किसको अपॉइंट करना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें कहाँ पे डिटरमाइन होती है, एजीएम में। सो एजीएम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपने लिए काफी ईजी है, क्योंकि हम लोग उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब आप 12th क्लियर कर लोगे तब। अभी इसको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। एग्जाम में अभी आपको ये आने वाला है, जब आगे जाके चैप्टर्स में आपको दिखेगा एजीएम क्या क्या होता है, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जब मैं एक्ट खोलूंगा आपको ये इसके एग्जाम्पल्स देने के लिए, तब सिर्फ इसको देखना है, इसके कॉन्सेप्ट, इसकी क्वेरीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ बस आपको वो सुनना है, ठीक है। सो अभी देखो हम लोग एक्ट खोलेंगे जिसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी, और फिर हम लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे इन सब के टाइप्स, एग्जांपल्स क्या क्या मिल सकते हैं। ओके, सो चलो यहाँ पे चलते हैं, और पहले इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। आरबीआई देखो अभी ई बुक एमसीए, ई बुक कंपनीज एक्ट, ये भी डाल दोगे तो भी चलेगा। इसमें देखो डेफिनेशन में जाएंगे हम लोग। अभी बताओ मुझे फटाफट से, यहाँ पे क्या लिखा होता, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, सेक्शन 2 क्लॉज 68 जो बोल रहा हूँ, 68 में क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी। सो यहाँ पे ये जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 ये जो यहाँ पे लिखा है सेक्शन 2 डेफिनेशंस, इसमें 68 नंबर पे अगर आप जाओगे, 68 68 68 कहाँ गया भाई, हाँ ये देखो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। तो इस तरीके से ये बना है चैप्टर्स, ठीक है। पूरा एक्ट, एक्ट कहना चैप्टर्स है, जैसे आपकी बुक है, योर बुक इज होल एक्ट, जिसमें चैप्टर्स है, आपका चैप्टर 1 ऑफ एसपी, चैप्टर 2 ऑफ एसपी, चैप्टर 3 ऑफ एसपी, फिर उसके अंदर आपके सेक्शंस हैं कि आप ये पढ़ोगे, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, फिर आप उसमें डेफिनेशंस पढ़ोगे, और फिर आपका आगे पढ़ना शुरू होगा, फिर उसमें क्लॉजेस हैं। सो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड and which by its articles restrict the right to transfer its shares except in case of one person company limits the number of members to 200, क्योंकि वन पर्सन कंपनी में तो एक ही रहेगा, प्राइवेट कंपनी में दो, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और उसके फिर सारे के सारे यहाँ पे चीजें, वही चीजें जो आपने वहां पे पढ़ी थी ना, वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब एज में भी प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, रूल्स को पढ़ो।
जब जब भी, एक नॉलेज की बात सुन लो, जब जब भी एक्ट में लिखा होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब वो बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट के जो रूल्स है ना, उसमें जाके पढ़ो। एक्ट के अंदर बोला गया है कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन रूल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उस रूल्स में फिर दिखा होगा कि हाँ भाई, सेक्शन 2 सेक्शन 68 में जो प्राइवेट कंपनी बोली थी, उसकी जो लिमिट है वो हम यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। सो एक्ट और रूल्स अलग अलग चीजें हैं। एक्ट्स कहाँ पे पास होते हैं? आपके पार्लियामेंट में, ठीक है? तो वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ भी होती है, सारे लोग होते हैं आपकी पूरी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, सारी पंचायत वहाँ पे जमा होती है। फिर एक-दूसरे के ऊपर वो लोग पत्थर फेंक रहे होते हैं, ये आपने ये गलती की, वो गलती की, ऐसा नहीं बनना चाहिए था। फिर वो उस पे मोदी जी कुछ बोलेंगे, फिर पार्टी वाले कुछ बोलेंगे, ये सब चलते रहेगा। उसके बाद में फिर आपका एक्ट कब बनेगा? जब आपके प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर साइन कर देंगे, तब तक वो क्या होता है? बिल होता है, ठीक है? और बिल पे जब साइन हो जाएगा, तब उसको क्या बोलोगे? एक्ट बोलोगे। सो इसलिए जितने भी आपने ये सीएए वगैरह पढ़ रहे थे, सीएबी, सीएए, ये क्या थे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। फिर उसके ऊपर जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो क्या बन जाएगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। और एक्ट एक बार बन गया कि फिर वो लागू होना शुरू हो जाएगा पूरे देश में। बिल है तब तक नहीं होगा, क्योंकि बिल अभी प्रेजेंट करना है पार्लियामेंट में। और जब वो बिल के ऊपर सहमति मिल जाएगी तो वो बन जाएगा एक्ट। और रूल्स क्या होते हैं? रूल्स बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है? सो अभी देखो इसके रूल्स एज में प्रिस्क्राइब में क्या लिखा हुआ है। अब ये इस रूल्स में सेक्शन 2 के जो डेफिनेशन है उसके रूल्स देखो, यहाँ पे जाओगे आप नीचे, तो यहाँ पे फिर से चलते हैं हम लोग नीचे नीचे नीचे, कहाँ पे हमारी प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ मिलता है देखने के लिए। देखो, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज ए प्रिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल्स। ओके, ठीक है, इसमें फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ना कंपनी रूल्स खोल लेता हूँ, ठीक है? तो एक तरफ हमने खोल लिया एक्ट्स, और एक तरफ खोल लेंगे हम लोग रूल्स। फिर यहाँ पे हम लोग, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है? मुझे कंट्रोल एफ करना पड़ेगा 68 के लिए। हम्म, देखो यहाँ पे एक तरफ आपको दिख रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में जो बोला गया है, अब वो कौन सा है, वो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको नहीं है। अभी यहाँ पे इसमें इसी एक्ट में पढ़ेंगे। और उसमें लिखा गया है कि क्या, शैल नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज एंड रुपीज 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली, ठीक है? टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी। तो पेड अप कैपिटल कितने से, कैपिटल जो है कंपनी का कैपिटल जो बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 4 करोड़ रुपए से। और जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है सेक्शन 2 सेक्शन 85 के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना, सारे यहाँ पे डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ नहीं सकेंगे अभी। सेक्शन 2 सेक्शन 42 है, फिर इसके अंदर और अंदर डिटेल में चीजें बताई गई है। एक मिनट। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पे अभी आपको ओरिजिनल ओमिटेड कंटेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे
एक्ट्स में क्या बोला गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी, हाँ ये, दिस इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ओमिटेड, यहाँ पे पहले कितना था, 1 लाख रुपए था, जिसको निकाल दिया गया एज इन प्रिस्क्राइब, अब कुछ नहीं, ठीक है। एंड बाय विच आर्टिकल्स रेस्टेड राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स एंड एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिटेड लिमिट्स नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, तो जिसके मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200 है, और जिसका 1 लाख से जो कैपिटल जो था ना, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो नहीं है। अब चलो एक बार काम करते हैं, यहाँ पे ये ना पब्लिक कंपनी को सर्च करते हैं, पब्लिक पब्लिक कंपनी, हाँ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी 70, okay, 71 which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed, यहाँ पे भी क्या कर दिया, ओमिट कर दिया इसको। तो ओमिटेड का मतलब क्या होता है, निकाल दिया। पहले जो रूल्स थे यहाँ पे कि 1 लाख रुपए से होना चाहिए, उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये मालूम कैसे पड़ेगा कि निकाल दिया है, ये जब ये एक्ट में आप आओगे और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, मान लो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, ठीक है, शेयर की, आपको एक शेयर खरीदी करना है, लेकिन अभी कंपनी ने आपसे 5 रुपए मांगा है फर्स्ट, तो आपने 5 रुपए पे कर दिया, तो 5 रुपए इज द पेड अप कैपिटल। सो टोटल कैपिटल आपका एथोराइज्ड है, मान लो 20 रुपए, ठीक है, उसमें से 10 रुपए जो है वो इशू किया है कंपनी ने आपको, और 10 में से सिर्फ 5 रुपए मंगवाया है, तो 5 रुपए इज द पेड अप कैपिटल, 20 इज द एथोराइज एंड 10 इज द इशूड कैपिटल। सो ये कंसेप्ट है, टोटल एथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ओके। प्राइवेट कंपनी के व्हाट इज डीईएफआई डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, देखिए यहाँ पे एज पर कंपनीज एक्ट, ये सारे मैं आपके सामने क्यों खोल रहा हूँ अभी, ये इसकी आदत आपको लगनी चाहिए रिसर्च की। तो ये है रूल्स, रूल्स में कंपनीज, यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऑल, और फिर यहाँ पे कंपनी के इतने सारे रूल्स हैं, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना अभी, राइट, इतना आसान नहीं है कंपनीज एक्ट को पढ़ना। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं प्राइवेट कंपनी, अब देखते हैं इसके क्या क्या सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं हम लोगों को। प्राइवेट कंपनी को हम लोगों ने सर्च किया इन रूल्स, एक्ट्स ने तो बोल दिया है, अब रूल्स में देखो क्या क्या है। इसमें अब हम लोग करेंगे ऑल, इसमें सेक्शन 2 डेफिनेशन भी है। देखो इन रूल एक्ट्स मींस कंपनीज एक्ट, अनेक्जर मींस ये, और अनेक्जर मींस अनेक्जर अटैच टू द अटैच टू दीज रूल्स, फिर डिपॉजिट का मतलब क्या है, ठीक है, और ये सारी डिपॉजिट्स में सारी की सारी चीजें दी गई है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ओके। फिर एनी एडजस्टमेंट टू बी ट्रीटेड एंड देन डिबेंचर्स, ओके। स्टार्टअप कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और कंपनी 1956 एंड रिकॉग्नाइज एज सच इन अकॉर्डेंस विद नोटिफिकेशन अंडर, ये है। फिर इस नोटिफिकेशन में दिया गया कि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, कितनी सारी चीजें है ना, नई नई। हम्म, ओके, देन अमेंडमेंट है फिर इसमें, और क्या क्या दिया गया है भाई डिटेल में, इंटरेस्ट बियरिंग ओमिटेड कंटेंट,
ठीक है यार, चलो। फिर इसके अंदर प्राइवेट कंपनी में और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, फिर यहाँ पे अलग अलग जगह पे रेफरेंसेस आ रहे हैं आपको, तो ये सारे रेफरेंसेस काम आएंगे तब जब आपको एक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। ओके, सो अभी के लिए आपको क्या लिखना है? A private company is company having minimum paid share capital as is prescribed and which by its article restrict the right of members to transfer its shares, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते एंड प्रोहिबिट्स एनी लिमिटेशन। और ये पेड अप शेयर कैपिटल कितना, तो ये अमेंडमेंट आने से पहले 1 लाख रुपए था, ठीक है। 1 लाख रुपए जिसका कैपिटल है वो, अभी क्या हो रहा है, अभी वो 1 लाख की लिमिट निकाल दी गई है, तो अभी क्या है, एज वी प्रिस्क्राइब आपको भी लिख के आना है पेपर में। पब्लिक कंपनी मतलब क्या, जैसे मान लो अब ये डिटरमाइन कैसे हो रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक कैसी कैसी है, तो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल्स में कि ये कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, जिसके मैक्सिमम नंबर 200 है, तो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा कि हाँ अच्छा ये प्राइवेट कंपनी है। और जिसमें ये चीजें लिखी हुई नहीं है, दैट इज बिकमिंग पब्लिक कंपनी। उसके आगे क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड नाम नहीं आएगा, सिर्फ लिमिटेड नाम आएगा, ठीक है। ओके, एंड अभी आपको मैं ना यहाँ पे जाके है ना एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे जो एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, अब ये प्राइवेट जो बोल रहा है, अब ये भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी, ये जितने भी आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, हिंदुस्तान, क्या ये प्राइवेट कंपनीज है एक्चुअल में? ये पब्लिक कंपनीज है, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इनके शेयर्स लोगों के पास में है। लेकिन क्या हो रहा है, इनकी जो शुरुआत की गई है ये प्राइवेट सेक्टर में शुरुआत हुई है। जैसे अभी ये भारतीय एयरटेल है, मित्तल साहब की कंपनी, अंबानी की कंपनी हम लोग बोलते हैं ना, तो जब शुरुआत हुई थी तब प्राइवेट कंपनीज थी, लेकिन जब मार्केट में ट्रेड होने लग गई तो ये पब्लिक कंपनीज बन गई। तो आज जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है वो क्या है, पब्लिक कंपनीज है। अब देखो यार, प्राइवेट कंपनीज ये क्या है, टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, देखा यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइवेट सेक्टर वर्ड यूज किया है। अब इनको छोड़ के जितनी भी कंपनीज होगी, अब मान लो मैं हूँ, मैं ये ट्यूशंस को चला रहा हूँ, अभी मैं मेरे ट्यूशंस का मेरे को लगता है मेरे को कंपनी खोलना है, ट्यूशंस वाला बोल के। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्यूशंस वाला इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अब पब्लिक कंपनीज के डेफिनेट, पब्लिक कंपनी के एग्जांपल्स हम लोगों ने सर्च किए, ये सारी पब्लिक कंपनीज है, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी क्या है, पब्लिक कंपनी है। ओके, फिर 1% कंपनी है। अब 1% का एग्जांपल यार ऑनलाइन देगा या नहीं देगा देखना पड़ेगा, बट स्टिल वी विल चेक। 1% कंपनी एग्जांपल, देखो आर्कन डेयरी, ये ओपीसी है प्राइवेट लिमिटेड, इसे लिखना पड़ता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। एंड ट्रफल हाउस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें जो भी मालिक है वो एक सिंगल है, इसके डायरेक्टर्स हो सकते हैं कंपनी के, एजीएम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है, 1% कंपनी है, वन मैन शो, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, these types of companies have a share capital and liability of each member is limited to the unpaid part of face value of shares purchased by its member. Unpaid part, during the existence of company or in the event of winding up, a member can be called upon to pay the unpaid remaining amount on the shares purchased by him. A company limited by shares may be a public company or private company. These are the most popular type of companies. ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल्स पढ़े ना हम लोगों ने यहाँ पे अभी, वो सारी कौन सी कंपनीज थी, ये सारी थी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। अभी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, ये दो चीजें क्यों होती है, देखो अभी शेयर्स में और गारंटी में डिफरेंस समझ लो। शेयर्स अपन क्या कर रहे हैं, कंपनी शेयर कैपिटल फॉर्म हो रहा है तो उधर कोई ना कोई लोग शेयर आपके खरीदने वाले हैं, उनको मालूम है कि भाई हाँ ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी तो आप उस कंपनी का शेयर खरीदी कर रहे हो ना, ताकि ऊपर जाए इस हिसाब से, और फिर ऊपर जाए तब बेच दो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, देखो दिस टाइप ऑफ कंपनीज मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, हो सकता है ना भी हो सकता है। ईच मेंबर promises to pay fixed sum of money specified in the memorandum in the event of liquidation of the company for the payment of debts and liabilities of company। तो इसमें भी जो मेंबर्स है वो लोग क्या बोल रहे हैं, चिट्ठी पे लिख के दे रहे हैं कि अगर कंपनी में वाइंडिंग अप होता है, कंपनी को बंद करना पड़ता है, या फिर अगर डिफॉल्ट हो रहा है डेब्ट पेमेंट में, तो हम लोग इतना इतना अमाउंट पे करेंगे। मैंने बोल दिया मैं 20 लाख पे करूंगा, किसी ने बोल दिया मैं 2 करोड़ पे करूंगा, किसी ने बोल दिया मैं 5 करोड़ पे करूंगा, किसी ने बोल दिया मैं 50 लाख पे कर दूंगा, लेकिन कोई शेयर्स नहीं है उनके, लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है, इतनी इतनी अमाउंट पे बोल दिया, तो उसकी मैक्सिमम अमाउंट उतनी फिक्स हो गई, इट इज लिमिटेड बाय गारंटी।
और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब ये सारी कंपनी जो हम लोगों ने देखी। सो पॉपुलर कौन सी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। Generally, such companies are not profit-making companies because they are formed for the purpose of promotion of art, science, culture, charity, sports, and some other similar purposes. Unlimited liability company. Section 2, subsection 92, a company not having any limit on the liability of its members is termed as unlimited company. The members are fully liable to cover the debts of the company. The unlimited company can be either private company, public company or one person company. So ऐसी, अब बताओ ऐसी कोई कंपनी फॉर्म करेगा? हम लोग कंपनी फॉर्म ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। अगर अनलिमिटेड रखना ही है तो हम लोग कंपनी को फॉर्म करेंगे नहीं, बट ऐसा टाइप है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। A holding company is a company which holds more than one half of the total share capital of another company or has the powers to appoint or remove all the majority of the directors of the another company. तो देखो, एक ऐसी कंपनी जो क्या कर रही है, वन हाफ, मान लो एक एक ए कंपनी बड़ी कंपनी है, बी कंपनी है जो ए से छोटी कंपनी है। अब बी के टोटल 100 शेयर्स हैं, ठीक है। ए क्या कर रहा है, 51 शेयर्स बाय कर ले रहा है, 51 शेयर्स उसने बाय कर लिया। अब क्या हो गया, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उसके पास में आ गया, आधे से ज्यादा होल्डिंग उसके पास में आ गई। अब उसके पास में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, किसको रखना है, किसको निकालना है, किसके साथ क्या करना है, वो सब ए देखेगा। सो ए कौन बन गया, होल्डिंग कंपनी। बी कौन बन गई, सब्सिडरी कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी जस्ट द अपोजिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, इट इज अ कंपनी विच इज कंट्रोल बाय होल्डिंग कंपनी। Such control is possible because a holding company purchases more than one half of the share capital of subsidiary company or has powers to appoint or remove all or majority of its directors. इसके पास में पावर्स आ गई हैं। पावर कैसे आएंगी, जब आप उसके शेयर्स को एक्वायर कर लोगे। अब आप अगर रिलायंस के 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लोगे तो आप कंपनी के मालिक बन जाओगे, तो जैसे चाहे वैसे आप बिहेव कर सकते हो फिर, करेक्ट। लेकिन क्या इतना आसान है? नहीं ना, एक दो शेयर खरीदना भी मुश्किल है। फिर है अदर टाइप्स। अब अदर टाइप्स देखो क्या क्या है। गवर्नमेंट कंपनी, देखो सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ना, अब एक होल्डिंग और सब्सिडरी का एग्जांपल देख लेते हैं। होल्डिंग रिलायंस सब्सिडरीज लिस्ट, थोड़ा आपको अभी यहाँ पे ना देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें। सब्सिडरीज ऑफ रिलायंस, देखो आपको कितनी सारी देखने मिलती है। एक रिलायंस कितने सारे कंपनीज को खा गया, कितने सारे कंपनीज को एक्वायर कर चुका है, ठीक है। ये है लिस्ट ऑफ सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स ऑफ रिलायंस। रिलायंस डिजिटल हेल्थ यूएसए, ऑरा एलएलसी, जेनेसिस कलर्स लिमिटेड, ये जितनी भी कंपनीज है ना, कंपनीज की लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। देखो कहाँ तक जाएगी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जियो कंपनी जो आपकी सिम कार्ड यूज करते हो आप, वो इंडिया में जो है। फिर पीटी लिमिटेड, फिर यूके लिमिटेड, फिर यूएसए लिमिटेड, मीडिया सर्विसेज लिमिटेड, रिटेल लिमिटेड, रिलायंस रिटेल स्टोर्स जहाँ पे आप लोग परचेसेस करते हो, ठीक है। ये सारे के सारे, ये सब कुछ क्या है, कितनी बड़ी लिस्ट है भाई। ये सब कुछ कंपनी की 234 सब्सिडरीज है। 234 कंपनीज में इन लोगों ने अपनी होल्डिंग रखी है। और एसोसिएट्स देखो, एसोसिएट कंपनी पढ़ेंगे हम लोग। एक होती है सब्सिडरी कंपनी जिसपे हम लोगों ने पूरी मालकी ले लिया, मतलब कैसे, 50% से ज्यादा हम लोगों ने एक्वायर कर लिया है। अब हम जैसे बोलेंगे वैसे काम करेंगे। सो प्रॉफिट अगर मान लो 10 करोड़ का होगा, तो 51% जिसके पास में उसको 5 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट होगा, और जिसके पास में 49% है उसको 4 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट होगा, करेक्ट है। तो प्रॉफिट तो उसको भी मिलेगा शेयर, लेकिन सारे डिसीजंस कौन लेगा, होल्डिंग कंपनी लेगी। लेकिन एसोसिएट कंपनी में वैसा होता है क्या, एसोसिएट कंपनी में क्या है, मान लो रिलायंस की ऐसी कंपनी जिसमें रिलायंस ने क्या किया है, दूसरी कंपनी में 20% होल्डिंग ले ली है, 50% से ज्यादा नहीं ली, 20% ले ली, ठीक है। तो अब वो क्या बन गई, एसोसिएट कंपनी बन गई। देखो गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल शेयर्स इज हेल्ड बाय, नॉट लेस देन 51%, मतलब क्या, 51% तो होना ही चाहिए, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी आपके लिए, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स का तो भी चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो भी चलेगा, या फिर थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और थोड़ा एक स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, थोड़ा एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स का है, और सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, या फिर कोई सब्सिडरी कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट भेल है। अब एक बार है ना, गवर्नमेंट कंपनीज के हम लोग एग्जांपल्स लिखते थे। गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया, देखो आपके सामने काफी सारी चीजें आएगी यहाँ पे, गवर्नमेंट कंपनीज।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, आईओसीएल, कोल इंडिया, ये सब क्या है? ये गवर्नमेंट की कंपनीज है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल कर रही है? क्योंकि इसमें अगर प्राइवेट प्लेयर्स ही अपना राज चलाने लग जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे गवर्नमेंट की कंपनीज ऑपरेट कर रही है और अच्छी ऑपरेट कर रही है, ठीक है। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल, ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका शेयर आया था बीच में, आईआरएफसी, ठीक है। तो ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है। तो इन गवर्नमेंट कंपनीज में या तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट खुद 51% रख ले, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर रख ले, या दो स्टेट गवर्नमेंट मिलकर रख ले, या गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है जिसने इसको होल्ड करके रखा है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। गवर्नमेंट खुद प्राइवेट कंपनी नाम से रजिस्टर्ड भी कर सकती है, उसको जरूरी नहीं कि शेयर मार्केट में अपना शेयर निकालना है, वो ऐसे भी कर सकती है। तो जैसे अभी आईओसीएल है या भेल है, इनके शेयर मार्केट में मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन इसकी होल्डिंग गवर्नमेंट के पास में है। कल अगर गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को कम कर देगा और मार्केट में बेच देगा तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। आपने वर्ड सुना होगा प्राइवेटाइजेशन। तो क्या हो रहा है उसमें? गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को बेचते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी गवर्नमेंट कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इनफैक्ट इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कितनी सारी कंपनीज है। फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। किसके थ्रू? एक कंपनी खोल के, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। अब क्या नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉर्पोरेशन, ये इंडिया में रजिस्टर्ड होंगे? यस होंगे, बट इनको फॉर्म किसने किया? फॉरेनर्स ने फॉर्म किया के, ठीक है। फॉरेन कंपनी ने बनाया इसको, नेस्ले इंडिया लिमिटेड को। तो देखो यहाँ पे नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इसमें देख भाई, नेस्ले इंडिया लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं, मजा आएगा। एनुअल रिपोर्ट्स नेस्ले इंडिया, एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ना चालू कर दो आप लोग। देखो 5.54 MB का, इस पे सब कुछ होगा। 200 पन्ने, 188 पन्ने का है, ओके। हम्म, क्या लिखा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ग्रोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर, ओके। फिर यहाँ पे आप देखना, इसमें थोड़ा यार ये फुल्ली लोड हो जाएगा, ये लोड नहीं हुआ है ठीक से। वाह, शेयर होल्डिंग, यस, शेयर होल्डिंग्स बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, देखो इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनीज। नेस्ले एसए, ये क्या इंडियन कंपनी है? नहीं है, फॉरेन कंपनी है। उसने क्या किया है? नेस्ले इंडिया अपना इंडिया में एक कंपनी बनाया और उसकी होल्डिंग खुद खरीद ली, ठीक है। फिर मैगी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये कौन है? ये फॉरेन कंपनी है। इसने क्या किया है? अपने इंडिया में जो नेस्ले इंडिया लिमिटेड है उसकी शेयर होल्डिंग को एक्वायर किया है, ओके। तो देखो, शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, टोटल 96 लाख शेयर्स है इसके। उसमें से 33 लाख और 27 लाख, तो 30, 50, 57, 60 लाख शेयर तो इन दोनों ने होल्ड करके रखे हैं। तो ये लोग कौन है? फॉरेन फॉरेन कंपनी है। तो ये नेस्ले इंडिया भी क्या बन जाएगी? नेस्ले इंडिया इंडिया में तो रजिस्टर्ड कंपनी है, पब्लिक कंपनी भी है क्योंकि उसका शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, बट ओन बाय हुम? फॉरेन कंपनी, इसका मेजोरिटी पार्ट। सो क्या बन जाएगी? अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, जिसकी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है।
फिर है डॉर्मेंट कंपनी, जैसे डॉर्मेंट पार्टनर होता है ना, पार्टनरशिप में पढ़ते हैं हम डॉर्मेंट पार्टनर, जो कुछ नहीं करता है, आता नहीं है, बस सुस्त जैसा बैठा है, वैसे इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन लास्ट 2 years or has not filled financial statements or annual return in last 2 years after making application under section 44, 44, 55 can be called as a dormant company. So ऐसी कंपनी जिसको आज फॉर्म करके रखा है, जैसे मान लो मैं, मेरे को लगता है कि यार मैं अगर मेरी टीम बनाता हूँ और अच्छा पढ़ाना शुरू करता हूँ और अगले 2-3 साल 4 साल बाद में मैं अच्छी स्टार्टअप कंपनी खुद की खोल सकता हूँ, तो मैं आज ही उस कंपनी का नाम रजिस्टर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस शुरू होगा 2 साल बाद। आज मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? डोरमेंट कंपनी मैंने बना के रखी है। या तो ऐसी कंपनी जो बन तो गई है, ट्रांज़ैक्शन सिग्निफिकेंट नहीं हो रहे इतने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोरमेंट कंपनी। Then this is the listed company. Section 2, subsection 52. Listed company means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. A public company may be a listed company or unlisted company. The listed companies will also have to follow SEBI's guidelines and provisions of Companies Act. So सबसे complicated कौन सा है? Listed company. क्यों? क्योंकि इसका मार्केट में शेयर लिस्टेड है, तो कोई भी आजकल खरीदने वाला है। तो इस कंपनी के अगर अंदर फ्रॉड हो रहा है और किसी को मालूम ही नहीं है, तो कैसे चलेगा भाई? इसके ऑडिट्स कंटिन्यूअस होंगे, इसका चेकिंग कंटिन्यूअस होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, सेबी के गाइडलाइंस रहेंगे। ठीक है? व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी तो नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। पहली बात तो क्या, 50 लाख का कंडीशन डाल दिया कि जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, 1 करोड़ का टोटल अथोराइज कैपिटल है, जिसमें से हम लोगों ने 80 लाख के शेयर्स इशू किए हैं। हमारे पास में लिमिट कितनी है? 1 करोड़। फुल टैंक कितने का है? 1 करोड़। इशू कितना किया है? 80 लाख। उसमें से लोगों ने दिए कितने? सिर्फ 50 लाख दिए। सो 50 लाख इज द पेड अप कैपिटल। यहाँ पे वर्डिंग यूज किया, पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, एंड टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है? अगर 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो देन इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। ओके? अब ये बाइफरकेशन क्यों किया है स्मॉल कंपनी वगैरह? कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ रिटर्न्स में कंसेशन होता है, कुछ चीजें होती है जो इन कंपनीज को मिलती है जो बड़ी कंपनीज को नहीं मिलती है। ठीक है? उसके लिए ये चीजें की जाती है। फिर उसका डेफिनेशन देना पड़ता है कि भाई स्मॉल कंपनी का मतलब क्या, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है और 2 करोड़ से ज्यादा जिसका टर्नओवर नहीं है। ठीक है? प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी। सो जो प्राइवेट कंपनी हमने ऊपर पढ़ी या 1% कंपनी, और जो पब्लिक कंपनी हो तो कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो गई। पब्लिक कंपनी को छोड़ ही दिया, पब्लिक कंपनी इज नेवर स्मॉल कंपनी। एसोसिएट कंपनी, as per section 2 subsection 6 of Companies Act 2013, an associate company is one over which another company exercise a significant degree of control which is less than the degree of control exercised over a subsidiary company. तो ए ने बी पे अपना राइट एक्वायर किया बाय वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स, 50% से ज्यादा 51% शेयर्स एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, 20% का राइट एक्वायर किया, 20 नहीं 40% का भी है मान लो, तो भी क्या होगा? दैट इज सब्सिडरी कंपनी। ठीक है? Associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company. ठीक है? For the purpose of this clause, significant influence means control of at least 20% of total capital or of the business decisions under an agreement. ठीक है? एंड कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस प्रॉफिट करने के लिए नहीं है, जो किसके लिए फॉर्म हुई है? कल्चरल इवेंट्स करना है जिसको, या फिर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है? सो मान लो लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, इनकी कंपनीज अगर फॉर्म हो रही है, मान लो इनकी कोई कंपनीज भी है, तो वो क्या होगी? सेक्शन 8 कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जिसका मेन प्रॉफिट का जिसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो देखो, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग कंपनीज। बजाज ऑटो लिमिटेड क्या है? पब्लिक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया फॉरेन कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड है, ये क्या है? कोल इंडिया इज गवर्नमेंट कंपनी। किर्लोस्कर फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी। यस, ओके। फिर इसके बाद में डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन को भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और फिर इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के वीडियोस में सेपरेटली अपलोड करूंगा। ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।